Hello, good evening everyone. Welcome to Zeta Institute of Science. Today we are going to start D and F block elements. उसी को बोल रहा था इनर एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एज वेल एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा टॉपिक है आज का D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स. इसी को हम बोल सकते हैं और ट्रांजिशन, इसी को बोल जाएगा ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इसी को हम बोलेंगे ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब डी ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एफ ब्लॉक. ओके, इनर का मतलब क्या होगा आपका, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो दो टाइप्स के आपके ब्लॉक्स होते हैं, इनर ट्रांजिशन एज वेल एज आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, अब देखते हैं डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है. डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन बोलेंगे, एफ ब्लॉक को हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब जब हम पीरियोडिक टेबल का जनरल स्केच बनाएंगे तो देखो डी ब्लॉक कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका डी ब्लॉक कहाँ पे प्रेजेंट होता है. अगर मैं पीरियोडिक टेबल का स्केच बनाऊंगा तो आपका देखो डी ब्लॉक कहाँ पे प्रेजेंट होगा. यहाँ पे हम बनाते हैं जनरल स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल. यहाँ पे रहेगा ना आपका डी ब्लॉक, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है कि ये डी ब्लॉक है. और यहाँ पे होता है आपका पी ब्लॉक. यहाँ पे क्या रहेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट. पी ब्लॉक में भी देखो हमें पता है कि ये जो है ऊपर क्या होता है, हीलियम होता है ना. ऊपर क्या रहेगा आपका हीलियम, यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा आपका हीलियम ग्रुप. तो ये जनरल पीरियोडिक टेबल जिसमें नीचे क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट. यहाँ पे नीचे क्या रहेगा आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट. तो ये हो गया जनरल स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल में ये क्या होता है आपका एस ब्लॉक, ये हमारा एस ब्लॉक होता है. यहाँ पे क्या होता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक. और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन. इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इसी को हमें क्या बोलना है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है आपका पी ब्लॉक. हियर वी हैव पी ब्लॉक. अब हमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को कॉन्सेंट्रेशन करना है, तो मैं पी ब्लॉक और यहाँ पे एस ब्लॉक नहीं लिखूंगा. नीचे ये जो है हमारा रहेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये मैं इसको नीचे लिखता हूँ. ये रहेगा आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ दिस वन इज एफ ब्लॉक एलिमेंट. ये क्या रहेगा आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, एफ ब्लॉक में भी दो होते हैं, लैंथेनाइड एज वेल एज एक्टिनाइड. एफ ब्लॉक में क्या होता है, लैंथेनाइड्स एज वेल एज एक्टिनाइड्स. तो यहाँ पे रहेगा आपका लैंथेनाइड सीरीज, ये लैंथेनाइड होता है और ये लैंथेनाइड रहेगा. और ये क्या होता है आपका एक्टिनाइड्स, ये रहेगा आपका एक्टिनाइड्स. तो हमें ये याद रखना है. तो देखो डी ब्लॉक में यहाँ से स्टार्ट करूंगा. तो यहाँ पे देखो डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में दो टाइप, तीन, ये चार टाइप के सीरीज होते हैं, 3D 4D एंड 5D. पहला देखो मैं डी ब्लॉक यहाँ पे लिखूंगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. ये हो गया आपका 3D सीरीज. ये क्या रहेगा आपका 3D सीरीज. तो मैं अभी फिलहाल इस सीरीज को नाम क्या दूंगा, 3D सीरीज. अब मुझे एस ब्लॉक नहीं लिखना है, अब ये क्या रहेगा आपका 3D सीरीज. मैंने इसको क्या बोला है, 3D सीरीज. इसके नीचे आपका रहेगा 4D सीरीज. मैं इसके नीचे लिखूंगा 4D सीरीज. यहाँ पे क्या रहेगा आपका 4D सीरीज. ओके, अब उसको मैं नीचे लिखता हूँ 4D सीरीज को. तो ये रहेगा आपका जिरकोनियम, इसमें होता है जिरकोनियम नहीं, इट्रियम होता है. यहाँ पे रहेगा आपका इट्रियम, वाई रहेगा मतलब इट्रियम. साथ साथ लिखते तो आपको नोट्स भी बन जाएगा. इट्रियम और यहाँ पे होता है लैंथेनम और यहाँ पे नीचे होता है एक्टिनियम. ओके, 4D सीरीज ये रहेगा आपका. ये था आपका 5D सीरीज. और जो नीचे लिखा है मैंने इसको बोला है 6D सीरीज. यहाँ पे 4 टाइप की सीरीज होते हैं,
Here we have 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. अब देखो एलिमेंट्स में कैसे लिखता हूँ. यहाँ पे लिखा मैंने स्काइला AC, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम. ये क्रोमियम था जो मैंने ये एलिमेंट लिखा, ये क्रोमियम है. दिस वन इज क्रोमियम. मोलिब्डेनम, टंगस्टन मतलब W का मतलब क्या होता है टंगस्टन. मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम, रुदेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, पैलेडियम, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी. Hg क्या होता है आपका मर्क्यूरी. हमें 6D सीरीज की जरूरत नहीं, हमें क्या चाहिए ओनली 3D सीरीज पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आपका 3D सीरीज. 3D सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अगर आपको पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे मोस्टली यहाँ पे 3D सीरीज को ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है. आपका 3D सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पे 3D सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके 3D सीरीज इज वेरी, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3D सीरीज इज इंपॉर्टेंट. 4D सीरीज में भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसका हमें स्टडी करना होता है. ओके तो ये होता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देखो क्या होता है. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो क्या आपको याद रखना है. एफ ब्लॉक देखो कहाँ पे प्रेजेंट होता है. जैसे ये लैंथेनम और हाफनियम, देखो ये जो दो एलिमेंट में अंडरलाइन कर रहा हूँ लैंथेनम और हाफनियम, इसके बीच में प्रेजेंट होता है लैंथेनाइट्स. ओके इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है लैंथेनाइट्स. लैंथेनाइट्स में देखो कौन से एलिमेंट्स रहेंगे. लैंथेनाइट्स के एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ. ओके लैंथेनाइट्स के एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. जैसे इसमें आएगा सेरियम, प्रोमेथियम, मैं लिख लेता हूँ पहले. ये मैंने 14 एलिमेंट्स लिखे हैं. वैसे जो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रहेगा, एफ ब्लॉक जो इसमें एक्टिनेट्स रहेगा ना, एक्टिनेट्स भी देखो कैसे होते हैं. हम यहाँ पे एक्टिनेट्स लिखेंगे. ओके मैं यहाँ पे एक्टिनेट्स लिखूंगा. जैसे देखो ये एक्टिनेट्स है हमारे, आपको दिख रहे देखो एक्टिनेट्स. ये हो गया आपका एक्टिनेट्स. दिख रहा है आपको एक्टिनेट सीरीज. ओके मैंने इसको थोड़ा सा स्पार्कल कलर में लिखा है. ओके ये हो गया आपका एक्टिनेट सीरीज. तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें पढ़ने हैं और हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ये दोनों एलिमेंट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं. ओके तो अब इसको कॉपी करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो. पी ब्लॉक हमें अभी इसमें नहीं पढ़ना है, पी ब्लॉक हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा. पी ब्लॉक हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके डन, कॉपी कर लिया. बताओ मुझे, कॉपी कर लिया आप लोगों ने. ओके डन ना. कैसा दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, आपको दिखने में अच्छा दिख रहा है क्या जो मैंने अभी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया है. इट्स गुड, सही दिख रहा है ना. चलो तो ये होता है हमारा जनरल पीरियोडिक टेबल. ओके ये क्या रहेगा आपका जनरल पीरियोडिक टेबल. देखो मैं इसमें और थोड़ा सा ऐड करूंगा. जैसे ये हमारे है ना, जैसे ये जो मैं Fe, कोबाल्ट, निकेल, इनको मैं सेम सेम ग्रुप में रखूंगा. इनका साइज नियरली सेम होता है. इनका साइज क्या होता है नियरली सेम. तो इन दोनों का साइज क्या होता है नियरली सेम. ओके तो आज हम डी ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं. आज हमें क्या पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स.
ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, ये किसका टॉपिक है, इनऑर्गेनिक का टॉपिक। तो हम यहाँ पे डी ब्लॉक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमें पहले स्टार्ट करना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये क्या रहेंगे हमें, हमारे ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स, इसी को ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स भी बोला जाएगा। अब वाई डी ब्लॉक, अब देखो इसमें क्या होता है, द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in n-1 d subshell और ऑर्बिटल बोल सकता हूं मैं, सबशेल is called as डी ब्लॉक एलिमेंट। इसी को हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी को हमें क्या बोलना होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। अब हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपको टेक्निक पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखना होगा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। देखो लास्ट 4s2 3d1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, डी ऑर्बिटल में। देखो इसको n-1 d क्यों बोला, ये होता है n-1 d। देखो कैसे, और ये जो फोर्थ है ये होता है आपका n शेल। ये क्या था, n, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 3, तो आएगा 4-1, ये क्या बन जाएगा 3d। ये क्या बना आपका 3d। तो n-1 का मतलब क्या होता है, जो भी आपका हायर लेवल रहेगा 4s उससे एक माइनस करना, ये होता है n-1 d। ओके, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम 22 क्या करना है बताओ, टाइटेनियम में सब कुछ सेम रहेगा। तो टाइटेनियम में क्या होगा, 4s2 3d2 बनेगा, बाकी सब कुछ सेम। मैं यहाँ पे लिखूंगा एर्गॉन, क्योंकि ये जो इतना, ये जो यहाँ तक जो हमने लिखा है ना, ये एर्गॉन का है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एर्गॉन का होता है। तो मैं इसको सिंपली नोबल गैस के इसमें एर्गॉन लिख सकता हूँ। टाइटेनियम, उसके बाद हम लिखेंगे, टाइटेनियम के बाद आता है वैनेडियम 23, क्या लिखोगे बताओ, एर्गॉन 4s2 3d3। क्रोमियम 24 क्या लिखोगे बताओ, एर्गॉन 4s1, इसमें एक्सेप्शन है पता है सबको, 3d5 इसमें एक्सेप्शन होता है ड्यू टू हाफ फिल्ड। मैं इसको थोड़ा स्टार करूंगा, ये एक्सेप्शन वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है क्रोमियम का। नाउ नेक्स्ट, क्रोमियम के बाद क्या आता है, मैग्नीज। मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, कैसे लिखोगे, एर्गॉन 4s2 3d5, 4s2 3d5। उसके बाद मैग्नीज के बाद क्या आता है, Fe26, इसको क्या लिखना है, 4s2 3d6। फिर से यहाँ पे एर्गॉन रहेगा, 4s2 3d6 एर्गॉन रहेगा। Fe के बाद आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या रहेगा 27, तो ये क्या रहेगा, एर्गॉन 4s2 3d7। निकल रहेगा, निकल क्या होता है आपका 28, तो ये क्या होना चाहिए, एर्गॉन 4s2 3d8। कॉपर आएगा, कॉपर क्या होता है 29, कॉपर में भी एक्सेप्शन होता है, ऑर्गॉन 4s2, 4s2 की जगह यहाँ पे क्या आएगा 4s1, ये भी एक्सेप्शन वाला है कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 4s1 3d10, ये भी एक्सेप्शन है, मैं इसको स्टार करके रखता हूँ। कॉपर का भी क्या एक्सेप्शन है, यहाँ पे आपको याद रखना है। नो, लास्ट में क्या आएगा आपका, जिंक। लास्ट में क्या होता है, जिंक। जिंक एटॉमिक नंबर क्या होता है 30। अगर मुझे जिंक का लिखना है तो एटॉमिक नंबर 30 है, जिंक एटॉमिक नंबर 30। इस केस में क्या आएगा, एर्गॉन 4s2 3d10। तो ये हो गया इसका, मैंने जो 3d सीरीज था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा है, ये आपका 3d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो देखो जनरली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये नोट बना के लिखना, नोट बना के लिखना।
transition elements have an incompletely filled d orbital. ओके, बट मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी have D10 configuration, have D10 मतलब fulfilled configuration, fulfilled electronic configuration, fulfilled, so they are not considered as transition elements. So they are not considered as ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए. ओके, जैसे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होता है. फिर भी डी ब्लॉक से बिलोंग करते इसलिए हमने इसको डी ब्लॉक में लिखा है. डी ब्लॉक में बिलोंग करते इसलिए हमने इसको डी ब्लॉक में लिखा है. ओके, तो इसको कॉपी कर लो. इसको हमने डी ब्लॉक में रखा है इसलिए, बट ये ट्रांजिशन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसका डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड है. ओके डन, कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया. ओके, अब यहाँ पे पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो हेडिंग बना दो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स of transition element. General characteristics of transition elements. General characteristics of transition elements. Okay, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है characteristics of transition elements. तो पहला जो characteristics आता है, फर्स्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी. ओके, ऊपर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा है, तो भी इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. सेकेंड आता है मेटालिक कैरेक्टर. सेकेंड क्या होता है आपका? मेटालिक कैरेक्टर. इसमें रहेगा आपका मेटालिक कैरेक्टर. सेकेंड प्रॉपर्टी आता है मेटालिक कैरेक्टर. तो जैसे हमें पता है ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल. करेक्ट है? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल. ओके, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल होते हैं. ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल. फर्स्ट पॉइंट ये था. अगर ये मेटल है तो ये क्या होते हैं? दे आर हार्ड. बिल्कुल हार्ड होंगे ना, बहुत हार्ड. दे आर हार्ड, malleable एंड डक्टाइल. एक्सेप्ट, बताओ कौन सा? एक्सेप्ट ऐसा कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है या मेटल है जो लिक्विड रहेगा एट रूम टेम्परेचर? बताओ ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड रहेगा एट रूम टेम्परेचर? बताओ. मर्क्यूरी. मर्क्यूरी. तो एक्सेप्ट मर्क्यूरी ना. तो मर्क्यूरी के मैं शीट और इसके वायर्स नहीं बना सकता. करेक्ट है, आपको याद है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी. ओके, उसके बाद ये क्या रहेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या रहेंगे? आर गुड कंडक्टर. मेटल से इसीलिए क्या रहेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी.
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैं बोलूंगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी को नाम क्या दिया जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इसमें ये एक नोट बना के लिखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इज, द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इज, पहले सिल्वर का कंडक्शन जाता है, सिल्वर के बाद कॉपर, लेस देन गोल्ड, ओके, और ये लेस देन आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लास्ट में आता है। तो ये वाला कंडक्टिविटी ऑर्डर याद रखना, कॉपर पहले सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। सिल्वर हम लोग इसमें यूज नहीं करते हैं, जैसे हमारे घर में जो वायर्स होता है ना, इलेक्ट्रिक वायर्स है ना, उसमें कॉपर ज्यादा यूज किया जाता है, फिर भी कॉपर यूज किया जाता है, इवन दो सिल्वर का कंडक्शन ज्यादा है, सिल्वर को क्यों नहीं यूज किया जाता, बताओ सिल्वर को क्यों नहीं किया जाता। देखो सिल्वर का कंडक्शन ज्यादा है, अगर सिल्वर का वायर बनाएंगे तो उसका कंडक्शन ज्यादा होगा, फिर भी हम कॉपर को यूज करते हैं ना, सिल्वर कॉस्टली हो जाएगा ना, घर बनाने को जितना पैसा लगा उससे ज्यादा पैसा तो वायर में ही लगेगा अगर हम सिल्वर का यूज करेंगे तो, सही है। तो इसीलिए सिल्वर के वायर्स यूज नहीं किए जाते, बट इवन तो सिल्वर का कंडक्टिविटी ज्यादा है ना, घर को लगे 50 लाख वायर, पता चल रहा है वायर ही लग रहा है 60 लाख 70 लाख का, तो फायदा है क्या, नहीं। ओके, उसमें और एक पॉइंट ऐड करते हैं, फोर्थ पॉइंट है मेटेलिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, बोथ है, ये बोथ एग्जिस्ट करता है, बोथ एग्जिस्ट इन द एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो ये हो गया इसका मेटेलिक कैरेक्टर, इसको कॉपी कर लिया। एक बार देखो फुल मेटेलिक कैरेक्टर का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे आपको एक पेज में बताता हूँ, ये हो गया आपका मेटेलिक कैरेक्टर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन, कॉपी कर लिया। ओके चलिए, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा डेंसिटी। नेक्स्ट जो सेकंड आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है डेंसिटी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका डेंसिटी। ओके, तो इसका क्या होता है, जनरली इनका डेंसिटी क्या होता है, जनरली डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज कंपैरेटिवली हाई, डेंसिटी इज कंपैरेटिवली हाई, comparatively higher than S block element, higher than S block element। S ब्लॉक में भी तो मेटल्स ही होते हैं ना। सुजल, आपने हैंड्रेस के कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके, हाँ एलिना अभी, एलिना आ गई थी ना, है क्या एलिना? हाँ ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम ना, ये क्या होता है डेंसिटी, रो इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो जनरली क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वॉल्यूम लेस होता है तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वॉल्यूम लेस है तो इसका डेंसिटी बढ़ जाता है। एस ब्लॉक से भी इसका डेंसिटी ज्यादा है, जैसे सोडियम को ले लो और आयन को ले लो, किसका वेट ज्यादा होगा बताओ, सोडियम का वेट ज्यादा होगा कि आयन का वेट ज्यादा होगा, ऑब्वियस आयन का वेट ज्यादा होगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डेंसिटी कंपेरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। सबसे हाईएस्ट जो एलिमेंट होता है डेंसिटी में ये होता है, हाईएस्ट डेंसिटी देखो किसका होता है, हाईएस्ट डेंसिटी पता है किसी को, पता होना चाहिए, ऑस्मियम, ओएस मतलब ऑस्मियम, इसका होता है
22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम सीएम क्यूब लिख सकते हो। ये इतना डेंसिटी होता है इसका ऑस्मियम का और इरेडियम का भी होता है। इरेडियम या आईआर का मतलब इरेडियम, ये होता है 22.61। ये हाईएस्ट हुआ इरेडियम। इरेडियम इज हाईएस्ट। दोनों को भी बोल सकते हो हाईएस्ट आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर -3। ओके, तो अगर आपको 3D सीरीज में लिखना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इन 3D सीरीज मैं कुछ डेंसिटी का ऑर्डर लिखता हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, यहाँ तक डेंसिटी इंक्रीज होते जाता है। अप टू हियर डेंसिटी इंक्रीजेस। और इसके बाद कौन है आपके पास? कॉपर एंड जिंक। कॉपर जिंक का डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। डेंसिटी डिक्रीजेस, रीजन होता है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कॉपर से लेके जिंक तक डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। कॉपर से लेके जिंक तक क्या होगा आपका? डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। हाँ, अगर मीटिंग खत्म हो जाएगा ना, सेम आईडी से लॉगिन कर लेना। जनरली याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 3D सीरीज कॉपर इज हाईएस्ट डेंसिटी एलिमेंट है। देखो यहाँ तक इंक्रीज होता है, फिर कॉपर से जिंक का कम हो जाता है, जिंक का डिक्रीज होता है। इन 3D सीरीज कॉपर क्या होता है? हाईएस्ट डेंसिटी। कॉपर का डेंसिटी क्या होगा? हाईएस्ट डेंसिटी। कॉपर के बाद जिंक का कम हो जाता है। एंड स्कैंडियम का क्या होता है? लोवेस्ट डेंसिटी। यहाँ पे क्या हो जाता है? लोवेस्ट डेंसिटी। स्कैंडियम का सबसे कम है और कॉपर का सबसे ज्यादा है, ये याद रखना। ये डी ब्लॉक में एंट्रेंस में छोटे छोटे टॉपिक पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखवा के देता हूँ कि किसका डेंसिटी ज्यादा होगा। देखो, कॉपर का डेंसिटी ज्यादा है, कॉपर के बाद निकेल, निकेल के बाद Fe का सबसे कम हो गया है ना। कॉपर का ज्यादा है, निकेल का कम हुआ, Fe का कम हो गया। ओके, ओके, कॉपर, निकेल एंड Fe। डन, कॉपी कर लिया। नो थर्ड प्रॉपर्टी आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज ये मेटल्स है। बिकॉज ऑफ मेटल इनका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? मोर। ओके, तो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक से ज्यादा ही होता है। ओके, रीजन क्या होता है? डी ब्लॉक में क्या होता है? स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड बनता है। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड इसमें बनता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मोर। ये इसका रीजन हुआ। स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा इसमें।
अब देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है, एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा, एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देखो अगर डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ना स्टार्ट होगा, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देखो अगर डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इंक्रीजेस, करेक्ट। अगर कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज होते जाएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाएगा। अब देखो एक मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ आपको यहाँ पे पता चलेगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एक ग्राफ बना लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। फिर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमें पता चलेगा कि किसका कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके डन। अब एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमें पढ़ना है। ओके, एक ग्राफ बना ले। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा आपका, हम ग्राफ बनाएंगे, एक बॉक्स बना दे, मैं इसमें ग्राफ बनाता हूँ। एक्चुअली टाइम नहीं मिला मुझे ये नोट्स प्रिपेयर करने को, डायरेक्टली अगर पीडीएफ बना लेता तो हमारा टाइम भी बच जाता। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आपको पीडीएफ बना दूंगा ताकि हमारा टाइम बचेगा लिखने का, मुझे डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना पड़ता है, इसमें हमारा टाइम बच जाएगा। ओके, अब देखो इसका ग्राफ कैसे होता है, 3D सीरीज एलिमेंट का मैं यहाँ इसमें हम लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या रहेगा आपका मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वाई एक्सिस पे इन डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट किस में रहेगा, डिग्री सेल्सियस में। ओके, अब इसको डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मैं वैल्यूज लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे 500 है, 500, उसके बाद यहाँ पे 1000 है, नो नेक्स्ट यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे समझ लो 2000। ओके, और यहाँ पे आपके एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे क्या रहेंगे आपके एलिमेंट्स। ओके, 3D सीरीज एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या रहेंगे आपका 3D सीरीज एलिमेंट, 3D सीरीज एलिमेंट्स। ओके, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो यहाँ पे क्या होता है आपका स्कैंडियम, ये क्या रहेगा आपका स्कैंडियम। ओके, स्कैंडियम के बाद यहाँ पे आपका आएगा टाइटेनियम, देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे यार लिया टाइटेनियम, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। वेनेडियम में स्लाइटली सेम रहेगा, वेनेडियम थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब स्लाइटली बढ़ेगा, थोड़ा स्लाइटली बढ़ा दो, वेनेडियम में स्लाइटली बढ़ेगा, स्लाइटली बढ़ेगा। उसके बाद क्रोमियम का ऊपर जाएगा, देखो ये वेनेडियम था, ये क्रोमियम, क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल बढ़ता है, मैग्नीज में डिक्रीज हो जाता है, मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। उसके बाद यहाँ पे आपका Fe का बढ़ जाएगा, फिर से यहाँ पे Fe है, Fe बढ़ जाता है। Fe के बाद आपका कोबाल्ट का थोड़ा सा डिक्रीज होगा, यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के बाद निकेल का डिक्लाइन ऑर्डर में आएगा, निकेल। कॉपर का बहुत ही कम हो जाता है, यह आपका रहेगा कॉपर, सीयू कॉपर, कॉपर में बहुत ही कम हो जाता है। और लास्ट में आएगा आपका जिंक, जिंक में और कम हो जाता है। ओके, देखो स्कैंडियम टू क्रोमियम आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर मैग्नीज में डिक्रीज अगेन इंक्रीज होता है। ओके, जनरल वैल्यूज है, इसका 1397 होता है, 1672, वैल्यू याद नहीं रखना, बस मैं लिखवा के जरा 1710,
1900 सबसे ज्यादा क्रोमियम का दिख रहा है। फिर उसके बाद 1244, नेक्स्ट 1530, फिर 1495, 1455, नेक्स्ट आता है 1083 और इसका सबसे कम हो जाता है 420। ओके, इसका कम हो जाता है 420। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, कॉपी कर लिया इसको। ओके, सेम आईडी से आपको ज्वाइन करना है। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी आता है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगा आपका? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ना, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? वेरिएबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगा आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? चेंज हो जाता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? जब भी कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, उस टाइम जो स्टेट आता है उसी को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। द चार्ज ऑन एलिमेंट or metal occur due to loss or gain of electron is called as oxidation state। जनरली मेटल्स में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? चार्ज ऑन एलिमेंट, चार्ज ऑन मेटल आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। इस कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। याद है मैंने ये आपको पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, रेडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था, करेक्ट? रेडॉक्स रिएक्शन में क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसको आपको पता होगा। चलिए अब देखो ऑक्सीजन स्टेट होते कैसे। जैसे आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट मेटल्स हैं। मोस्टली हम यहाँ पे 3D सीरीज की बात करेंगे, हम मोस्टली यहाँ पे 3D सीरीज की बात करते हैं। ओके, देखो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होता कैसे। तो फिर से मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। हमें क्या देखना है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे पहले इसमें हम लिखते हैं एलिमेंट। जैसे यहाँ पे लिखो फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट क्या होगा आपका? एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट लिखना है। ओके, फर्स्ट हम बनाएंगे एलिमेंट, बाद में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या रहेगा? उसका कॉन्फ़िगरेशन। मैं वैलेंस शेल का लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोस्टली वैलेंस शेल का लिखना होता है। हमें किसका लिखना होता है? वैलेंस शेल का। और यहाँ पे लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे हम लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा रहेगा वो? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, मतलब वो कितने बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट का मतलब आपका एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होगा? हमारा एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे हमारा एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं।
और वहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना होता है। चलो पहला लिखते हैं, आपका एलिमेंट कौन सा है, स्कैंडियम। फर्स्ट क्या रहेगा आपका, स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबको पता है 21। इसका लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। मैं वैलेंस शेल की बात करूंगा, देखो लिखना कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ये। राइट वाला नंबर क्या लिखोगे, डी में, देखो 3d1 4s2, ये मैंने आउटर मोस्ट लिखा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो 3d में क्या होता है, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट। और 3d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 5 ऑर्बिटल्स। और आपका ये 4s मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया 4s। ये हो गया आपका 3d, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया आपका 4s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये 3d में 1 इलेक्ट्रॉन, 4s2 हो गया। स्कैंडियम के बाद क्या आएगा आपका, टाइटेनियम 22, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयन, कोबाल्ट तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23, 24, 25, 26, 27। फटाफट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका क्या होगा 3d2 4s2, तो इसको लिखेंगे 3d2 4s2 कुछ ऐसा। 1 2, 4s में हमेशा 2 रहेगा, इसका 4s2। वेनेडियम क्या होगा 3d3 4s2, तो 3d3 4s2 यहाँ पे लिखना है आपको 1 2 3, और 4s में हमेशा 2 रहेगा यहाँ पे। क्रोमियम में मैंने आपको एक्सेप्शन बोला था कि 3d5 बनेगा 4s1, 3d5 4s1 मैंने आपको एक्सेप्शन बोला था ना ये। तो इसमें 4s में 1 रहेगा, और 3d में कितने रहेंगे 5, ये बन गया आपका 3d5। मैग्नीज क्या होता है 3d5 4s2, तो मैग्नीज के लिए लिखेंगे 3d5 4s2, 1 2 3 4 5, और 4s में 2 रहेंगे। आयन का क्या होगा 3d6 4s2, 3d6 4s2, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, और यहाँ पे आपके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। लास्ट में कोबाल्ट क्या आएगा 3d7 4s2, इसको हम लिखेंगे कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और यहाँ पे 4s2। ये हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद नीचे में 3 एलिमेंट्स भी लिखना है, ओके, तो वो भी हम लिखेंगे। अब देखो ऑक्सीजन स्टेट कैसे होगा। अब देखो ऑक्सीजन स्टेट, देखो ये लास्ट 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स तो जाने ही वाले। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यहाँ पे क्या रहेगा 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। 4s2 हमेशा ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है, तो यहाँ से आपका क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हो। इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +3। आप ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, तब जाके 3 बॉन्ड बनाएगा +3। अब देखो टाइटेनियम में क्या होता है, टाइटेनियम +2 भी बनाता है, टाइटेनियम +3 भी बनाता है, और टाइटेनियम +4 भी बनाता है। ये कैसे, +2 जब बनाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, +3 के लिए ये 2 और ये 1 जाएगा, +4 के लिए 2, ये 1 और ये 1 भी जाएगा ना। जब +4 बनाओगे तो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। वेनेडियम देखो क्या करता है, वेनेडियम आपका +5 तक जाता है। वेनेडियम कहाँ तक जाता है आपका +5 तक, वेनेडियम +5 तक जाएगा। कैसे देखो, +2 बनाएगा, +3 बनेगा, +4 बनेगा, +5 भी बन सकता है। वेनेडियम में +5 भी बन सकता है। उसके बाद क्रोमियम में देखो, क्रोमियम में पहला 1 जाएगा, तो क्रोमियम +1 बनेगा, क्रोमियम +2, +3, +4, +5, अप टू +6 तक जाता है। क्रोमियम अप टू +6 तक जाएगा। क्रोमियम कहाँ पे जाता है, अप टू +6। अब देखो मैग्नीज पहले 2 जाएंगे, तो ये +2, +3, +4, 5, +6, +7 तक जाता है मैग्नीज। मैग्नीज +7 तक जाता है। अब आयन कहाँ तक जाना चाहिए बताओ, आयन में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो ये 2 जाएंगे तो +2, फिर 1 जाएगा +3 पॉसिबल है, फिर ये 1 जाएगा +4 पॉसिबल है, फिर ये 1 जाएगा +5 पॉसिबल है। अब देखो ये दोनों कैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, इसलिए +5 तक ही बनाता है। अब यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट आपका डिक्रीज हो जाता है, +5 नहीं +6 तक ना, +5 और +6 तक जाएगा। 2 3 4 5 6 तक जा सकता है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना। अब आयन के बाद आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होते जाता है, क्यों, वहां पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। यहाँ पे देखो ये 2 जाएंगे, 4s का 2 हमेशा जाता है, फिर यहाँ से 1 निकालो,
+3 भी जा सकता है, फिर ये एक और निकालो +4 जाएगा, फिर ये +5 जाएगा। इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों कैसे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए ना। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते तो उसको हम रिमूव नहीं कर पाते, जब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो हम इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। ओके, अब आपके पास कोबाल्ट के बाद कौन आता है बताओ, कोबाल्ट के बाद कौन आता है, उसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे कोबाल्ट के बाद कौन आता है, कोबाल्ट के बाद आयन, कोबाल्ट के बाद क्या आता है, निकल कॉपर जिंक। तो लिखते हैं निकेल के लिए, निकेल का हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। मुझे बताओ अगर मैं निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा तो क्या होगा बताओ वो, आपके पास है 27 के बाद 28, निकेल 28, निकेल क्या होगा आपका 28। चलो इसका लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट। अभी तक आपको आइडिया आ गया होगा कैसे लिखना है, ठीक है। निकेल 28 हो गया, उसके बाद इसको लिखेंगे 3d8 4s2। तो इसमें क्या रहेंगे आपके पास 5d ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा आपका 4s2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये दो। मुझे होता है इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें +2 जाएगा, +3 जाएगा, +4 जाएगा, +4 तक ही जाएगा, करेक्ट है। +2 +3 +4। निकेल के बाद क्या आता है, कॉपर, कॉपर 29 मैंने बोला था इसका, मैंने इसका क्या बोलता था एक्सेप्शन था 3d10 4s1। ओके, 3d10 4s1। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो कॉपर के इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा अलग है। कॉपर 4s1 ये रहेगा 4s1, कॉपर +1 भी होता है और कॉपर +2 भी होता है, इसको याद रखना। कॉपर इज +1 एज वेल एज +2। लास्ट में था जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, तो 3d10 और ये क्या बनेगा 4s2। तो 3d10 4s2 लिखेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4s2 में 2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये +2 भी बना सकता है। कॉपर +2 एग्जिस्ट करता है। एस ऑर्बिटल के आपके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिमूव होते हैं। एस ऑर्बिटल तो हमेशा रिमूव होता है, एस ऑर्बिटल इसका वैलेंस शेल है ना, एस ऑर्बिटल वैलेंस शेल है, तो उसको हम रिमूव करेंगे। एस हमेशा रिमूव होता है क्योंकि इसका वैलेंस शेल क्या है, एस। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या रहेगा आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको भी लिख लेना। क्रोमियम प्लस, देखो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ। इन एक्वियस मीडियम, इन एक्वियस मीडियम मतलब पानी में, इन एक्वियस मीडियम क्रोमियम +3 इज मोर स्टेबल। क्रोमियम +3 क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ओके, क्रोमियम +3 क्या रहेगा यहाँ पे, स्टेबल होगा। क्रोमियम +3 यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेबल। क्रोमियम +3 यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, Fe+2, कोबाल्ट +2 आर रिड्यूसिंग एजेंट। आर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं। खुद ऑक्सीडाइज होंगे दूसरे को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होंगे दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस। वैसे क्रोमियम +6, मैग्नीज +7, मैग्नीज +6, मैग्नीज +5 एंड मैग्नीज +4
आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे खुद रिड्यूस हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, तो ये आपको लिखना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने पहले टेबल का स्क्रीनशॉट लिया है क्या, कि फिर से दिखाना है? देखो फिर से दिखाना है कि लिया है। हाँ ठीक है, मैं जूम आउट करता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। आपको दिख जाएगा, आप देखो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपको पूरा टेबल दिखेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिख रहा है टेबल? ओके डन। और लास्ट में आपको एक पॉइंट मैंने लिखवा के दिया है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके हो गया? तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट कल इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल या परसों तक ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके नोट्स बनाओ, एक बार इसको रिवाइज करो, और इसका साथ साथ बोर्ड वाला टॉपिक भी पढ़ लेना, जो आपके बोर्ड में टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी में है, या आपका जो बोर्ड्स का बुक है उसको भी पढ़ लेना। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया स्टार्टिंग से? ओके, तो अभी के लिए स्टॉप करते, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते टुमारो। ओके, एंड करें फिर मीटिंग को? एनी डाउट? कुछ डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है आपको? ओके, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलिए आज स्टॉप करते, फिर नेक्स्ट टुमारो मिलते हैं सेम टाइम। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहना, बस पढ़ाई करते रहना।